प्रिय विद्यार्थियों, अपनी भाषा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे आलोपी नाम का जो पाठ, उसके कुछ बिंदुओं पर हमने चर्चा की। अब उसी पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं। अगला बिंदु है 5वां, कर्तव्य के प्रति सजग। ये आलोपी का अपना एक अलग हटकर कह सकते हैं नैतिक कर्तव्य जो वो निभाता है। तो इसमें क्या होता है कि अंधा व्यक्ति जो होता है, या तो वो किसी काम के हाँ करता नहीं, करता है तो फिर उसका काम रुकता नहीं, उसका काम नियमित, अनवरत, सतत, लगातार चलता रहता है। ठीक वैसा ही आलोपी ने भी करके दिखाया। आलोपी ने गर्मी, सर्दी, वर्षा की भीषणता का कोई फर्क नहीं पड़ा, होली हो चाहे दिवाली हो, उनके उल्लास का उसके कर्तव्य पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कहने का मतलब वो अपना जो कार्य सब्जी लाने का करता था, उसमें कहीं भी किसी भी कारण से उसने रुकने नहीं दिया। तो एक बार क्या हुआ कि किसी कारणवश हिंदू और मुस्लिम वर्ग के बीच कोई झगड़ा हो गया, और उस झगड़े के कारण शहर या बाजार जहां लेखिका महादेवी वर्मा रहती थी, वहां बंद हो गया। लेकिन अब यहां जो मैं बात बता रहा हूं, उसके कर्तव्यता को देखिए आप। उसने क्या किया कि उसने और दिनों के बजाय अपनी जो डोली थी उसमें दुगुनी सब्जी डाली, और अपना जो हुपेरा भाई रघु था उसके पेट पर भी गठरी बांध दी। और दोनों हैं वो उस दंगे के कारण बहुत होशियारी के साथ, आलोपी है वो सुनसान एक रास्ते के माध्यम से और लेखिका के घर और छात्रावास तक पहुंच जाता है। लेखिका ने जब देखा कि आलोपी आज औरों दिनों के बजाय सब्जी भी ज्यादा है, रघु के पेट पर भी गठरी बंधी हुई है, तो वो अचंभित रह गई, हतप्रभ रह गई, और उसे गुस्सा आया। और गुस्से में आलोपी को फटकारा। आलोपी बड़ा समझदार था, क्योंकि उसे पता था कि लेखिका जो कह रही है वो बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन उसने बड़ी विनम्रता के साथ लेखिका की तरफ ध्यान न देकर वो छात्रावास की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद वापस आता है, तब तक लेखिका का जो गुस्सा वो शांत हो जाता है। तब उसने बताया कि मुझे मैट्रन जो छात्रावास संभालते, उससे पता चला कि छात्रावास में बच्चियों के लिए आचार तक खत्म हो गया है, बढ़िया हैं उन पर फफूंद आ गई है। इसलिए मैंने ये दुस्साहस किया कि मेरा जो कर्तव्य है, मैं जो कार्य कर रहा हूँ, उस कार्य के कारण या मेरी सब्जियों के कारण बच्चियां भूखी न रह जाएं। इसलिए मैंने अपना कर्तव्य निभाया। इस प्रकार उसके कार्य के प्रति वफादारी, सजगता, कर्तव्यनिष्ठता हमें स्पष्ट दिखाई देती है। ये था 5वां बिंदु। इसके बाद अगला है लेखिका के प्रति सम्मान। आलोपी प्रतिदिन जब आता और जाता, तो वो लेखिका का जो बरामदा था, उस बरामदे में अपने मन से भावनात्मक रूप से प्रणाम किया करता था, आते ही और वापस जब जाता था। भले ही लेखिका या महादेवी वर्मा
उस बरामदे में हो या न हो, ये उसका नित्य क्रम था। आप ये सोचते होंगे कि यदि सामने वाला व्यक्ति हमारे सामने नहीं तो हम किससे प्रणाम करें, किससे अभिवादन करें, लेकिन ये हमारी गलतफहमी है। भावना से जो प्रणाम किया जाता है, भावना से किसी के साथ जुड़ाव होता है, वो होता वास्तविक सम्मान और अभिवादन, और उसी को आलोपी ने निभाया। एक दिन क्या हुआ, संयोग से लेखिका महादेवी जी बीमार पड़ जाती हैं। वो अपने कमरे से बाहर नहीं आई तो आलोपी को ऐसा लगा कि मेरे किसी कमी के कारण मेरी मालकिन या लेखिका महादेवी जी हैं वो नाराज हो गई होंगी, लेकिन उसने अपने अंदर की भावना या मन की भावनाओं को बाहर नहीं निकलने दिया। दूसरे दिन उसे पता चला कि महादेवी जी लेखिका है वो बीमार है। अब यहाँ देखिए, लेखिका के प्रति उसका आदर, लेखिका के प्रति उसका सम्मान, लेखिका के प्रति उसकी भावना से भावनात्मक जुड़ाव। तो उसने क्या किया, दूसरे दिन आलोपी देवी जिसके वरदान से उसका जन्म हुआ था, उसके मंदिर से वो भभूत लाता है और वो लेखिका के पास जाता है, अपने पिछोरे के छोर पर बंधी भभूत की गठरी लेखिका को देता है और कहता है, इसको जो भी लगा लेता है, खा लेता है, उसके चाहे कितने भी गंभीर या कैसी भी बीमारी वो ठीक हो जाती है। लेखिका ने आलोपी का सम्मान रखने के लिए वो ले तो ली, लेकिन मन ही मन में सोचा, जिस आलोपी ने बड़ी मन्नत के बाद काछी यानी आपके माता पिता या आलोपी को जीवन के रूप में इस संसार में भेजा, उसने भी आपकी पूर्ति नहीं, कहने का मतलब आपको आंखें नहीं दी, लेकिन लेखिका ने बड़े आत्मसम्मान के साथ और आलोपी का सम्मान रखा और वो काम। इस प्रकार हम देखते हैं कि वो अपने मालकिन के प्रति, अपना लेखिका महादेव जी उनके प्रति भी उसने पूरी भावनात्मक दृष्टि से अपने आप को जोड़ रखा था। इसके बाद अगला बिंदु है आलोपी का घर बसाना। यहाँ से उसका जो जीवन एकदम संयमित तरीके से बहुत अच्छा चल रहा था, यहाँ कुछ परिवर्तन होता है। होता क्या है कि वो 3 साल से लगातार छात्रावास में अपनी सब्जियां बेच करके अपनी दिनचर्या को वास्तविक जीवन की पटरी पर ला चुका था। कहने का मतलब ये है कि उसे इतनी आमदनी होती थी कि अपना घर खर्चा चलाने के बाद भी कुछ रुपए बच जाते थे। माँ भी बड़ी समझदार थी। माँ ने क्या किया, उन बचे हुए पैसों को, बचे हुए रुपयों को और जमीन में गाड़ना शुरू किया। इस आमदनी के कारण जहाँ आमदनी होती है, धन की प्राप्ति होती है, वहाँ मनुष्य को थोड़ा सा सुकून मिलने लग जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप और आलोपी है वो थोड़ा शरीर से भी पुष्ट हो गया, मजबूत हो गया और उसने सिर पर साफा बांधना शुरू कर दिया। एक दिन लेखिका को भक्तिनी ने बताया कि आलोपी घर बसाने जा रहा है। लेखिका को अजीब सा लगा, लेकिन कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। तो इस प्रकार आलोपी है उसकी शादी होती है। माँ नहीं चाहती थी कि शादी हो। आलोपी की जिस स्त्री के साथ शादी हुई थी वह पहले ही 2 पतियों को छोड़ चुकी थी। अब जब आलोपी की शादी हो गई तो माँ अलग रहने लगी और आलोपी अपने परिवार के साथ अलग रहने लगा। इस प्रकार जीवन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन उसके साथ उसका फुफेरा भाई जो रघु जाता था वो लेखिका को और जो लेखिका की दासी भक्तनी हैं उनको बताया करता था कि रघु की जो आलोपी की जो पत्नी है, मैं 6 महीने से देखा हूँ कि लगातार हमेशा वो रुपये के लेन देन और पैसों से संबंधित ही बात करती है।
ये सब कुछ चला था। अचानक एक दिन क्या हुआ कि उसकी पत्नी, किसकी? आलोपी की, मौके का फायदा उठाकर उसके पास जो कुछ था वो भी ले गई और जमीन में जो कुछ गाड़ रखा था उसकी माँ ने, वो सब कुछ वो लेकर वहां से चली गई। जब इस बात का पता आलोपी को चला तो पहले पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर जब उसे वास्तविकता का पता चला तो वो बीमार रहने लगा। अब उसकी माँ ने तो क्षमा कर दिया, लेकिन आलोपी अपने आप को कभी माफ न कर पाया। इस प्रकार एक पत्नी के द्वारा पूरे जीवन को एक तरीके से उजाड़ के रख देना, आलोपी बुरी तरह से टूट चुका था और वो बीमार रहने लगा। आलोपी की माँ ने क्षमा कर दिया, दोनों फिर साथ रहने लगे। थोड़े दिन बीमार रहने के बाद आलोपी थोड़ा सा चलने फिरने लायक हुआ। अब देखो इस कहानी का, कथा का अंत जो होता है, कथा का अंत अर्थात आलोपी के जीवन का अंत। थोड़ा ठीक होने के बाद आलोपी ने पुनः अपना कार्य शुरू किया, लेकिन जब वो सब्जियां लेकर, तरकारियां लेकर आता तो अब उसके जीवन में वो सजीवता नहीं थी। अब पत्नी के द्वारा विश्वासघात के कारण उसका उल्लास, उसका उत्साह, उसका स्वाभिमान सब टूट चुका था। जैसे तैसे करके वो किसी भी प्रकार अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ा, लेकिन विधाता की लेखनी से कुछ और ही लिखा जा चुका था। दशहरे की छुट्टियां थी और आलोपी है वो सब्जियां लेकर आता है, सब्जियां दे देता है, लेकिन उस दिन वो शाम तक छात्रावास के मेस में बैठा रहता है और शाम को अपने घर वापस चला जाता है। 2-3 दिन बाद रघु बुरी तरह रोता हुआ आया। उसने बताया कि उसका अंधा दादा है, वो अज्ञात काल की यात्रा पर, महायात्रा पर चला गया है। लेखिका समझ गई कि आलोपी के जीवन का अंत हो गया। लेखिका ने जब ये सुना तो बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ कि उसकी जो शरीर की मूर्ति, चित्र है, वो लेखिका के आगे से नहीं मिटती। फिर भी लेखिका ने कैसे भी करके किसी प्रकार रघु को किसी कार्य पर लगा दिया, लेकिन लेखिका के आगे आलोपी की तस्वीर हमेशा घूमती रहती थी। लेखिका ने कहा, भाग्य के व्यंग्य से जीवन प्राप्त करने वाला और संसार के छलावे से मृत्यु को प्राप्त करने वाला जो आलोपी है, उसकी तस्वीर उसके आगे से कभी मिट नहीं सकती, उसके जीवन से दूर नहीं हो सकती। इस प्रकार सोचते हुए लेखिका के आंखों में आंसुओं की धार बहने लगती है और इस प्रकार इस कहानी का एक तरीके से कथा का और आलोपी के जीवन का अंत होता है। अब ये पाठ तो पूर्ण हो चुका है और आलोपी की शुरुआत से लेकर अंत तक हमने बिंदुवार चर्चा की। अब देखिए ये जो पाठ है, ये पाठ हमें क्या शिक्षा देता है, ये भी हमें सीखना है। प्रिय बच्चों, गद्य भाग में जो भी पाठ पढ़ रहे हैं हम, हमारी भाषा हिंदी की मान लीजिए, हमारी देश की संस्कृति को मान लीजिए, इन सभी को जीवंत रखने के लिए और हमें कुछ सीखने की प्रेरणा हर पाठ से मिल रही है। आप सिर्फ पाठ को पढ़ने तक सीमित नहीं रहे, उस कहानी को कहानी समझकर सुनने तक सीमित नहीं रहे। हर पाठ से आपको आप यदि एक एक नैतिक शिक्षा भी ग्रहण करते हैं,
अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित रूप से आप सबका जीवन है वो सफल और सुंदर होगा। तो मैं चर्चा कर रहा था कि इस पाठ का सार क्या है। सबसे पहला बिंदु मैंने लिखा है, आलोपी जो नेत्रहीन था लेकिन उसके बावजूद वो स्वाभिमानी था, यानी जब वो समझदार हो गया तो उसने किसी के सहारे जीने की कोशिश नहीं की। इसके बाद दूसरा गुण उसने, इस पाठ का सार क्या निकल कर आता है, पिता की असामयिक मृत्यु, यानी लंबी बीमारी के बाद उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण उसने सोचा माँ जब कमा कर ला के दे सकती है तो मैं क्या नहीं कर सकता। इसके कारण उसके मन में पुरुषार्थ जागा और मानवीय संवेदना जागी। 3 गुण हो गया, पहला स्वाभिमान का हो गया, यहाँ पुरुषार्थ मेहनत करना, कमा कर खाना, और इसके साथ साथ मानवीय संवेदना। संवेदनाएं वो होती हैं जो किसी चीज़ को देखकर हमारे शरीर में उतर जाती हैं और हम उस कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसके बाद उसने जो कुछ किया, जैसे वो कर्म के क्षेत्र में उतरा तो उसने 2 बातों का ध्यान रखा। एक तो सजगता, जो भी कार्य किया जा करूँगा वो पूर्ण चेष्टा के साथ करूँगा, पूर्ण लगन के साथ करूँगा, और दूसरी बात उस कार्य में वो ईमानदारी रखेगा। जितनी सब्जी लाएगा उसका मूल्य, उसका हिसाब किताब, उसमें कहीं भी मैं 1 रुपये पैसे का भी हेर फेर नहीं करूँगा। जो मैंने भाव ताव लेखिका के साथ, मैट्रन के साथ तय किए हैं उसके हिसाब से मेरा सारा हिसाब चलेगा। ये उसकी ईमानदारी थी। इसके बाद अंतिम जो बात है वो उसके जीवन के लिए एक तरीके का प्रश्न चिन्ह है, और आपको भी याद रखना चाहिए कि भाग्य के व्यंग्य से उसने अपने भाग्य को एक आलोचनात्मक व्यंग्य कैसा था कि शारीरिक रूप से उसका शरीर था लेकिन भगवान ने एक व्यंग्य उसके आंखें नहीं दी। तो ये भाग्य का व्यंग्य से उसने जीवन को सुधारने की कोशिश की, जीवन पाना, या आप ऐसा कर सकते हैं एक वरदान के द्वारा और उसे जीवन मिलना। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य, दूसरा क्या हुआ, संसार के छलावे से मृत्यु को प्राप्त होना। ये बहुत बड़ी बात थी। छलावा कैसा कि जिस पर उसने विश्वास किया, जिसके कहने से शादी हुई, हालांकि उसे इस बात का पता था कि वो पहले ही 2 पतियों को छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी उसने सोचा क्यों ना अपने जीवन को अच्छा चलाने के लिए 1 पहिया और गाड़ी के जोड़ा जाए। लेकिन वो औरत शायद उसके जीवन का अंत करने आई थी। वो चालाक थी, वो धूर्त थी, वो अयासी थी। उसका एक ही उद्देश्य था शादी करने का कि किसी प्रकार रुपए पैसे वो ऐंठ लिए जाए। इसलिए ये बात लिखी गई है, छलावे से अगर वो शादी नहीं करता तो निश्चित रूप से अपना जीवन पूर्ण अच्छे तरीके से करता था। इसीलिए ये लिखा है, संसार के छलावे से मृत्यु का आलोपी के जीवन पर, आगे मैंने प्रश्नवाचक लगाया, यानी उसके जीवन के प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। इस प्रकार हमारा आलोपी नाम का जो पाठ है वो पूर्ण होता है। आप पढ़ें, आपके पास किताबें उपलब्ध हैं, लंबा चौड़ा पाठ लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ इसका सार लिखा है। फिर भी मैं बार बार कहता हूँ, व्यक्ति जो कार्य करता है उस कार्य में कोई लिख कर नहीं दे सकता कि वो हर तरीके से निपुण है, पूर्ण है। हो सकता है किसी कारण से आपको कुछ कमियां, अभाव महसूस कर लगते हों, लेकिन फिर भी मैं पूर्ण सिद्धता के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ, लगन के साथ हर पाठ का सार बिंदुवार चर्चा करके आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप मेरी कोशिश को सफल बनाएंगे ऐसा मुझे लगता है। आप भी अपना कर्तव्य निभाएं, साथ साथ पढ़ें, दिया गया कार्य वो करते रहें, और मैं और आप मिलकर हमारा जो वास्तविक सफलता का पथ है वो निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।